एएनएन प्राइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। चारधाम यात्रा पर यात्रियों का हुजूम उमड़ रहा है। सरकार भले ही कह रही हो कि यात्रा मार्ग पर और धामों में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो गई हैं, मगर यात्रियों के लिए कई तरह की समस्याएं पेश आ रही हैं, जिससे यात्री चारधाम यात्रा के चक्रव्यूह चैलेंज से जूझ रहे हैं। इस बीच खबर बड़कोट से बड़ी खबर आपको दे दें, यमुनोत्री हाईवे पर अब आवाजाही शुरू हो गई है। बड़े और छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। राना चट्टी के पास हाईवे बाधित हो गया था, लेकिन अब इस पर आवाजाही शुरू हो गई है। मार्ग बंद होने से सैकड़ों यात्री फंसे हुए थे और अब यात्रियों ने राहत की सांस ली है। यमुनोत्री हाईवे पर एक बार फिर से यहाँ यातायात शुरू हो गया है, लोगों की आवाजाही शुरू हो गई है। नितिन चौहान हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। नितिन, अब छोटे बड़े सभी वाहन यहाँ से गुजर पा रहे हैं। कितने समय तक बाधित रहा था यहाँ से आवाजाही का काम? देखिए अनु, अगर राना चट्टी जो ये NH 94 का पार्ट है, 4 दिन पहले जब भूस्खलन हो जाता है, सड़क मार्ग पूरी तरीके से वॉश आउट हो जाती है। इसमें पहाड़ की कटिंग करके जो है मार्ग को तैयार किया जाता है, लेकिन मार्ग इतना दुरुस्त नहीं हो पाया कि बड़े वाहनों को यहाँ से आवाजाही करवाई जा सके। इसलिए छोटे वाहनों की आवाजाही तो कंटिन्यू रखी गई, लेकिन पिछले करीब 18 घंटे से छोटे और बड़े वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद कर दी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 18 घंटे बाद छोटे और बड़े वाहनों की आवाजाही तो खोल दी है, लेकिन जो इससे पहले जो बड़े वाहन जो थे, यानी कि जो जानकी चट्टी यमुनोत्री साइड में जो वाहन फंसे हुए थे, वो करीब 36 घंटे बाद उनको निकाला गया। अनु, मैं इसमें एक बात और ये बताना चाहूंगा, क्योंकि लगातार जो सुबह से जो गाड़ियां या फिर जो श्रद्धालु यमुनोत्री धाम के लिए आ रहे थे, उनको जगह जगह रोका गया। यानी कि शामटा से लेकर और पालीघाट तक रोका गया। और ये जो स्पॉट है करीब 70 किलोमीटर का लंबा स्पॉट है सड़क का, जहाँ जगह जगह यात्रियों को खड़ा किया गया। लेकिन इन वाहनों को अब जाने तब दिया जाएगा जब यमुनोत्री साइड के जो वाहन जो जानकी चट्टी में खड़े हैं उनको निकलवाया जाएगा। और इसमें एक डेंजर स्थिति भी है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि जो बड़े वाहन है कितने बमुश्किल वहां से निकल पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मुश्किल ये काम था, लेकिन अब ये राहत की खबर है कि अब ये मार्ग खुल चुका है। लेकिन इस बीच यात्रियों का गुस्सा भी देखने को मिला था। नितिन, शुक्रिया जानकारी के लिए। यमुनोत्री धाम की बाधित होने पर तीर्थ यात्री परेशान थे। यहाँ तीर्थ यात्रियों का गुस्सा अब सरकार की अव्यवस्था के खिलाफ फूट रहा है। अव्यवस्था से नाराज यात्रियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यात्रियों का गुस्सा चारधाम यात्रा पर हो रही बद इंतजामी को लेकर है। इसी से गुस्साए यात्रियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रशासन, यमुनोत्री प्रशासन, चारधाम यात्रा प्रशासन, उत्तराखंड सरकार। यहाँ पर हजारों यात्री फंसा हुआ है। यात्री इतना परेशान है कि यहाँ पर जो है अनावश्यक रूप से अगर आप शासन प्रशासन की व्यवस्था देखें तो प्रशासन पूरी तरीके से फेल है। यात्री यहाँ पर निरंतर परेशान है। होटल वाले भी ओवर रेट ले रहे हैं, घोड़े खच्चर वाले ओवर रेट ले रहे हैं, डंडी कंडी वाले डंडी जो है 15,000 रुपये में जा रही। जिला पंचायत की सारी व्यवस्था फेल है। तो शासन प्रशासन के खिलाफ ये नारेबाजी आप यात्रियों की सुन सकते हैं, जहां अव्यवस्थाओं को लेकर अब लोगों का सड़कों पर गुस्सा भी फूटा। उत्तराखंड सरकार का निषेध है। यमुनोत्री प्रशासन, यमुनोत्री प्रशासन, यमुनोत्री प्रशासन। वहीं चारधाम यात्रा पर कोरोना का भी साया मंडरा रहा है। यात्रा पर आने वाले 56 यात्रियों की मौत हुई है। इन यात्रियों में से 2 यात्री कोरोना पॉजिटिव भी मिले हैं, जबकि बाकी 54 यात्रियों की जान हार्ट अटैक से गई है। प्रशासन ने मृतक यात्रियों का पोस्टमार्टम करवाया, जिसमें खुलासा हुआ। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की मौत का बढ़ता आंकड़ा सरकार के लिए परेशानी की वजह बनता जा रहा है। इस बीच मृतक श्रद्धालुओं के पोस्टमार्टम से कुछ ऐसा खुलासा हुआ है जिसने स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा दिया। मरने वाले कुछ श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव थे। अभी चारधाम यात्रा पर पंजीकरण कराने के अलावा दूसरी कोई बंदिश नहीं है। न तीर्थ यात्रियों की कोरोना की जांच हो रही है, न ही उनके स्वास्थ्य के बारे में कोई खास जानकारी ली जा रही है। यात्रा पर कोरोना का साया, मगर शासन के अधिकारी घुमा फिरा कर इस पर जवाब दे रहे हैं। ज़्यादातर जो डेथ हैं वो ऑन रूट हो रही हैं। लोग सडन डेथ है ये।
जिसका पोस्टमार्टम तो हम करा रहे हैं, पर पोस्टमार्टम से बहुत कुछ रिवील नहीं हो पाता है। ज़्यादातर ऐसा लगता है कि या तो उन लोगों में कोमॉर्बिड कंडीशंस रही होंगी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन वगैरह, और कुछ लोगों में, एक दो लोगों में कोविड की भी पुष्टि हुई है कि ये कोविड बीमारी से पूर्व में कभी ग्रस्त रहे थे, इसकी भी पुष्टि हुई है। 3 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई थी। 3 हफ्तों में यात्रा पर तीर्थ यात्रियों की मौत का आंकड़ा बढ़कर 56 तक पहुंच गया। जाहिर है कि जिस तेजी से मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उससे सरकार के माथे पर बल आ गया है। वहीं सरकार के दावों और मौत के आंकड़ों के बीच कोरोना की एंट्री की वजह से जले पर नमक छिड़कने जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या हर रोज बढ़ रही है, लेकिन इससे भी गंभीर बात है कि यात्रा के दौरान लोगों की मृत्यु भी हो रही है। अब तक तकरीबन 56 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जो मौतें हैं वो हार्ट अटैक की वजह से बताई जा रही है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन लोगों की मौत हुई है उनमें से 2 लोग ऐसे हैं जिनमें कोविड वेरिएंट की पुष्टि हुई है। यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इसमें बेहतर तरीके से स्वास्थ्य विभाग को मैनेजमेंट बनाना होगा, बेहतर तरीके से रणनीति बनानी होगी, ताकि जो कोविड के पेशेंट हैं वो चारधाम यात्रा पर ना जा सकें। क्योंकि मिली जानकारी के अनुसार ये पता चला है कि जिन लोगों की मौत हुई है उनमें से 2 लोग ऐसे हैं जो कोविड के संक्रमित थे। देहरादून से मृत्युही कृष्णपाल लॉरेंस के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। वहीं चारधाम यात्रा पर फैल रही अव्यवस्थाओं के कई दिनों के बाद पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए रुद्रप्रयाग पहुंचे। इस दौरान सतपाल महाराज ने पशुपालन विभाग से जुड़े अधिकारियों को खूब लताड़ लगाई। पशु अधिकारियों को जमकर लताड़ा है। सुलभ के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही घोड़ा, खच्चर मालिक, हॉकर पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। किसी के घोड़े मरते हैं तो उस पर अब करिए, अब एक्शन लीजिए। भाई मूक जानवर का आखिर कौन देखेगा? मैं तो बड़ा कंसर्न हूँ उस मामले के अंदर। आपने देखा वो पिंजरों में चिड़ी वो रखते हैं, क्या करते हैं, मुर्गियां रखते हैं, ना पानी ना दाना ना कुछ, वैसे मर जाते हैं। फिर कोई तरीका थोड़ी है। जिसके घोड़े मरते हैं आप उस पर भी एक्शन लीजिए। भाई मूक जानवर क्या बोलेगा? हाँ जी, उसका एक तरीका है सर। हमने किसी के, हम लोग ध्यान दे रहे हैं और हम आग्रह कर रहे हैं सभी यात्रियों से कि वो अपना परीक्षण कराएं, और मैं समझता हूं कि क्लाइमेटाइजेशन के बाद ही अगर जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। और डॉक्टर से परामर्श करें। अगर आपको हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ आपको है, तो आप मेहता परीक्षण कराने के बाद ही आप उत्तराखंड में आएंगे तो आपकी यात्रा श्रेय कर दूँगा। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको देते हैं। चारधाम यात्रा पर उमड़ रही भीड़ को लेकर फैसला लिया गया है। सभी धामों पर टोकन व्यवस्था शुरू करने की तैयारी की जा रही है। टोकन के हिसाब से ही अब दर्शन कर सकेंगे तीर्थयात्री। तो ये एक और परिवर्तन किया गया है। अब दर्शन करने के लिए टोकन आपको लेना होगा। चारधाम यात्रा पर जो भीड़ उमड़ रही है उसे देखते हुए फैसला लिया गया है। सभी धामों पर टोकन व्यवस्था शुरू करने की अब तैयारी है, यानी कि अब दर्शन करने के लिए टोकन लेना होगा। यात्रियों को अनावश्यक लंबी लाइनें में कतार में खड़ा रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम लोग टोकन व्यवस्था इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो उसके चलते काफ़ी आसानी से वो उनको दर्शन मिल सकता है। बाकी समय जब उनको दर्शन में क्यू में लगना नहीं है, उस समय वो अगल बगल में अगर जाते हैं, घूमते हैं, तो स्थानीय भी व्यापार जो है उसको भी बढ़ावा मिलता है। तो यात्रा को श्रद्धालुओं के लिए और बेहतर बनाए जाने के लिए ये कुछ परिवर्तन किए जा रहे हैं, कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। अब बात करते हैं हेमकुंड साहिब यात्रा की। कल से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल सुबह 10:30 बजे हेमकुंड साहिब के कपाट तीर्थ यात्रियों के लिए खुलेंगे। यात्रा पर व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए पंजीकरण जरूर किया गया है। यानी कि आपको अगर दर्शन करने हैं तो पंजीकरण कराएं। यात्रा पर हर दिन 5000 तीर्थ यात्रियों को दर्शन करने की इजाजत है। यात्रियों से कहा गया है कि वे अपने पंजीकरण के हिसाब से ही यात्रा पर आए। तो यहाँ से आ रहे हैं, अभी हम 10 बारी पहले आ चुके हैं, तो अभी आए हैं 10 साल के बाद आए हैं। करने महाराज के गोविंद सिंह जी आया भक्ति करी इन्होंने, तो दर्शन करना आए। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा ही, बहुत बढ़िया। जो पर जाएंगे हम उनका दर्शन मिले करेंगे, कृपा ले जाने वाला है। चारधाम यात्रा में साइबर ठग नजरें गड़ाए हुए हैं। हेली सेवाओं में हो रहे फर्जीवाड़े को लेकर उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने ये बड़ी कार्रवाई की है, जहां एसटीएफ ने बिहार के नवादा से 2 साइबर ठगों को अरेस्ट किया है।
लोगों ने कंप्लेंट किया मुझे फ़ोन पर, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट करके उसको एफआईआर में दर्ज करवाया। उनसे कहा कि पहले एफआईआर के रूप में दो। हमने एफआईआर दर्ज कराई और गैंग को आइडेंटिफाई किया। गैंग बिहार और नालंदा का था। मैंने अपनी टीमें एसटीएफ की वहीं पे फिक्स करा दी और फाइनली उनको सफलता मिली। एक बड़ी सफलता है एसटीएफ के लिए। और अब एक आपको अहम खबर देते हैं। दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के प्रवासी लोगों के साथ एक संवाद का कार्यक्रम उनका होने जा रहा है। कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ सीएम धामी मुलाकात भी करेंगे। चंपावत उपचुनाव को लेकर यहां बातचीत भी होगी। दिल्ली का दौरा है सीएम धामी का और इस दौरान उत्तराखंड के प्रवासी लोगों के साथ संवाद का कार्यक्रम है। साथ ही कई केंद्रीय मंत्रियों से भी सीएम धामी की मुलाकात होने जा रही है। चंपावत उपचुनाव को लेकर भी बातचीत होगी। उधर पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी की किताब के विमोचन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्य सचिव के साथ कई अधिकारी और साहित्य प्रेमी भी मौजूद रहे। पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी ने भंवर एक प्रेम कहानी नाम का एक उपन्यास लिखा है, जिसका विमोचन किया गया। जब भी रतूड़ी जी का नाम लिया जाता है तभी अनिल रतूड़ी जी और राधा रतूड़ी जी दोनों का नाम जो है बहुत ही श्रद्धा से और मैं कहूँ कि बहुत प्रेम से, बहुत आत्मीयता से लोग लेते हैं। उसका कारण है कि आप दोनों लोगों ने, आपने जिस शुचिता से, स्वच्छता से, ईमानदारी से अपना पूरा कार्यकाल बिताया, आपने काम किया है, वो मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, हमारे जो नए ऑफिसर हैं, नए अधिकारी हैं, उन सभी लोगों को भी कहीं न कहीं उसको आत्मसात करना चाहिए। और अब खबर उत्तराखंड विधानसभा सत्र से जुड़ी। 7 जून से उत्तराखंड विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। इस बार विधानसभा सत्र गैरसैंण में आयोजित किया जा रहा है, जिसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सत्र को लेकर विधानसभा स्तर और शासन स्तर पर तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। विधानसभा का बजट सत्र 3 दिन का हो सकता है। राज्यपाल का अभिभाषण पहले ही अनुपूरक बजट के दौरान हो चुका है, इसलिए सरकार पहले ही दिन सदन में बजट पेश करेगी। तो मुझे लगता है कि ये वाला सत्र गैरसैंण में होने की संभावना है और अभी तक का जो प्रोग्राम की जो जानकारी मुझे मिल रही है वो 7 जून से ये सत्र हम लोग जो है गैरसैंण में शुरू करने वाले हैं। हालांकि अभी मैं ये कहना मेरे लिए जल्दबाजी होगी, कैबिनेट में आएगा उसके बाद ही इस विषय पे या हम लोग स्पष्ट कह सकते हैं, लेकिन जो अभी तक प्रोग्राम जारी हो रहा है 7 तारीख से 7 से 14 के बीच में, 7 से 14 जून के बीच में। बाकी कैबिनेट उसमें जो पास निर्णय। वहीं बजट के लिए सरकार आम लोगों से भी रायशुमारी कर रही है। विपक्ष ने बजट को लेकर जनता से रायशुमारी पर सरकार की तारीफ तो की, मगर ये भी कह दिया कि सरकार के पास बजट को लेकर अपना कोई रोड मैप नहीं है। जो हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं यहाँ पर कैसे आप नए उद्योग लाओगे, ये तो ऐसे ही है जिस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय में कहा कि 1,25,000 करोड़ के MOU हो गए और 25 करोड़ के भी कोई इंडस्ट्री यहाँ पर नहीं लगी। बड़ी इंडस्ट्री कोई लाएं तो अच्छी बात है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि सरकार में कोई इच्छा शक्ति है, सरकार के मंत्रियों की कोई इच्छा शक्ति है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मंत्री धन सिंह रावत चंपावत उपचुनाव में मुख्यमंत्री के प्रचार में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान धन सिंह रावत ने कहा कि उपचुनाव में भाजपा की ही जीत होगी और कांग्रेस कहीं भी नहीं टिकेगी। कांग्रेस पूरे देश में साफ हो गई है, तो मुझे लगता है कि अब इसके आरोप के अलावा उनके पास रह भी क्या गया। हम लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, घर घर संपर्क कर रहे हैं, मतदाताओं से मिल रहे हैं। कांग्रेस जो है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको दे दें। महंगाई के बीच केंद्र सरकार का आम लोगों को तोहफा। डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। पेट्रोल 9.5 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा, तो वहीं डीजल प्रति लीटर 7 रुपए सस्ता होगा। एक बड़ा तोहफा केंद्र सरकार का। महंगाई के बीच केंद्र सरकार ने आम लोगों को राहत दी है। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। पेट्रोल अब 9.5 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो जाएगा, तो वहीं डीजल प्रति 7 रुपए सस्ता होगा। प्रति लीटर 7 रुपए की कमी की गई है। तो जहां पेट्रोल में 9.5 रुपए अब कम देने होंगे, तो डीजल के दाम भी 7 रुपए अब घट जाएंगे। अविनाश तिवारी दिल्ली से संवाददाता
अविनाश, एक बड़ी राहत है आम लोगों के लिए। जी बिल्कुल, अगर बात करें जिस तरीके से अभी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका ऐलान किया है कि केंद्र सरकार ने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल दोनों से घटा दी है। अगर पेट्रोल से बात करें तो 8 रुपए प्रति लीटर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है और डीजल से 6 रुपए प्रति लीटर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है, जिसका असर ये होगा कि पेट्रोल अब 9.5 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा और डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। तो जो एक तरीके से महंगाई को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर था केंद्र सरकार के ऊपर, वहीं अगर बात करें तो अब इसके साथ साथ केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है गरीबों कल्याण के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर और आ रही है, अगर बात करें तो जो सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर है उसमें भी 200 रुपए प्रति गैस सिलेंडर को जो है बढ़ाया गया है, जिससे कि जो तमाम सारे बेनिफिशियरीज हैं उनके पास अब ये योजना पहुंचेगी। तो बड़ी खबर है महंगाई को लेकर, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर को लेकर के विपक्ष हमलावर था। सरकार ने जहां पेट्रोल डीजल से सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हटाए हैं, वहीं अगर बात करें तो जो सब्सिडी वाला सिलेंडर है उसमें अब 200 रुपए प्रति गैस सिलेंडर देने का और ज्यादा सरकार ने ऐलान किया है, जिससे कि 9 करोड़ लोग जो हैं गरीब लोग, उनको सीधा फायदा मिलेगा। तो केंद्र सरकार ने ये गरीबों को खासतौर से ध्यान में रखते हुए इस तरीके से काम किया है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पिछली बैठक जब हुई थी तमाम सारे मुख्यमंत्रियों के साथ, तो उनसे भी अपील की थी कि तमाम सारे जो मुख्यमंत्री हैं अपने अपने राज्यों में जो टैक्सेस है उसको थोड़ा कम करें, जिससे कि तमाम सारी जो महंगी वस्तुएं हैं वो कम हो सके। अविनाश, बिल्कुल सवाल यही है कि सेंटर ने तो दाम घटा दिए, लेकिन क्या राज्य भी ये राहत जनता तक पहुंचाएंगे अपने अपने क्षेत्रों में? लेकिन अविनाश, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने का असर सिर्फ वाहन चलाने पर ही नहीं पड़ता, बल्कि सब्जियों से लेकर हर एक छोटी बड़ी चीज पर इसका असर पड़ रहा था और महंगाई बेतहाशा बढ़ रही थी। किस तरह से बड़ी राहत यहाँ किचन से लेकर और सभी जगह देखने को मिल सकती है पेट्रोल और डीजल के दाम घटने पर? जी बिल्कुल, जाहिर तौर से बात है कि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो तमाम सारे खाद्य वस्तु जो हैं उनके भी दाम बढ़ जाते हैं, क्योंकि भारत में जो माल ढुलाई होती है वो तमाम सारे ट्रक से है या फिर किसी भी अन्य वाहनों से होती है, जिसमें कि डीजल के दाम बढ़ोतरी होने से सीधा असर पड़ता है। अब ऐसे में जब डीजल और पेट्रोल के दाम में घटाई हुई है तो उसके बाद जाहिर तौर से बात है कि जो तमाम सारी खाद्य वस्तुएं हैं उन पर भी कुछ न कुछ असर देखने को मिलेगा, उनके भी दाम घटेंगे। चाहे सब्जियों की बात करें, फल की बात करें, दूध की बात करें या चाहे अन्य खाद्य पदार्थों की बात करें, तो ये एक बड़ी राहत है। एक बड़ी राहत है महंगाई के बीच में केंद्र सरकार की ओर से आम लोगों को थोड़ी राहत यहां दी गई है। अविनाश, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।